अच्छा शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है Node.js के नाम से, ये ओपन हो गया हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले क्या करें जी, हमने एक नई एपीआई बनानी है। सबसे पहले क्या करें, राउट्स में जाएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट की क्योंकि एपीआई बनानी है मुझे, तो अब अगर हम प्रोडक्ट राउट में देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक्सप्रेस को रिक्वायर किया था, फिर एक्सप्रेस में से राउटर लिया था, फिर राउटर के अंदर से उसका प्रोडक्ट का कंट्रोलर हमें चाहिए, वो हमारे पास अभी है नहीं, तो अज्यूम करो हमें वो बनाना पड़ेगा कंट्रोलर, ऐसे ही है ना। लेकिन पहले हमें एक राउटर डॉट, या इसका नाम रखना चाहिए हमें प्रोडक्ट राउटर, तो प्रोडक्ट राउटर डॉट गेट, और इसमें क्या आएगा, फॉर मतलब बिल्कुल प्रोडक्ट्स पे स्लैश प्रोडक्ट्स पे आए तो रिक्वेस्ट ये चलना चाहिए। सेकंड पैरामीटर में क्या होगा, अगर तो आपने इसको लॉगिन रिक्वायर करना है या नहीं करना, अगर लॉगिन रिक्वायर करना है तो इधर मिडलवेयर आ जाएगा, अगर करना है तो जैसे ऑथ वेरीफाई का हमने बनाया था ना, ऑथ वेरीफाई रिक्वायर करना पड़ेगा, ऑथ वेरीफाई, यही है ना, नहीं उसका नाम डिफरेंट था, हैं नहीं ऑथ डॉट जेएस था ना फाइल का नाम। मिडलवेयर्स और फिर ऑथ, ये आ रहा है, और वेरिएबल का नाम था ऑथ वेरीफाई, और यहाँ पे क्या रख देंगे, ऑथ वेरीफाई का फंक्शन कॉल हो जाएगा, और तीसरे में रिक्वेस्ट आएगी। अब टेक्निकली रिक्वेस्ट हम यहाँ पे तो पेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको कहाँ पे करेंगे, कंट्रोलर में, तो ये तीसरा जो फंक्शन है यहाँ वाला ये चला जाएगा कंट्रोलर में। अच्छा कंट्रोलर में जाने के लिए पहले इस राउट को हमें मेन के साथ कनेक्ट करना है, तो कैसे करें हैं, मेन के साथ कैसे कनेक्ट होगा ये वाला प्रोडक्ट राउटर, पहले मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू प्रोडक्ट राउटर, और अब सर्वर डॉट जेएस में जाके रिक्वायर करेंगे कांस्टेंट प्रोडक्ट राउटर इक्वल टू राउट में से प्रोडक्ट राउटर। ठीक है, और इसको अब क्या करना है, एक मिडल के वेरिएबल के तौर पे लगाना है यहाँ पे जहाँ राउट्स बना रहे थे, ऐप डॉट यूज प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट राउटर। अब ये जैसे प्रोडक्ट्स पे आएगी रिक्वेस्ट और उसके फॉरवर्ड स्लैश पे ये चल जाएगा, ये चलेगा, तो अब इसका ये वाली चीज़ क्या है हमारे लिए, कंट्रोलर है, तो हमें इधर कंट्रोलर बनाना है, तो कंट्रोलर बनाने के लिए कंट्रोलर के फोल्डर में, और यहाँ पे एक बनाएंगे नई फाइल दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस। अच्छा प्रोडक्ट कंट्रोलर को बनाने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कैट प्रोडक्ट्स, उसके आगे एक एरो फंक्शन होगा एसिंक के साथ, ऐसे ही है। अच्छा अब हमें यहाँ पे अपना कोड लिखना है सारा, लेकिन कोड लिखने के लिए हमें इस गेट प्रोडक्ट को पहले एक्सपोर्ट करना है, तो मॉड्यूल डॉट, अब चूंकि एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उससे रिटर्न कर देंगे। अब ये वाली चीज़ को अब हमें कहाँ पे यूज़ करना है, प्रोडक्ट राउट के अंदर, तो यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स, ये इंपोर्ट हो गया कंट्रोलर, ठीक हो गया, गेट प्रोडक्ट्स आ गई। अच्छा इस गेट प्रोडक्ट के अंदर अभी हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, लेकिन यहाँ लॉजिक लिखनी है, लॉजिक लगाने के लिए हमें प्रोडक्ट लेके आनी है प्रोडक्ट के टेबल में से, तो प्रोडक्ट के टेबल कैसे बनता है, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, मॉडल, तो यहाँ पे एक फाइल बनेगी दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस, और यहाँ पे हम सिंपली एक स्कीमा बनाएंगे, पहले रिक्वायर करेंगे मोंगोज फ्रॉम मोंगोज, और मोंगोज आर न्यू स्कीमा, और उसमें प्रोडक्ट में नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन इमेज, ये जो है चीज़ें आ जाएंगी प्रोडक्ट के लिए। इसके अलावा कुछ होता है इसमें, नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन इमेज, इतना ही बहुत है। तो प्रोडक्ट स्कीमा रिक्वायर्ड वगैरह भी लग गया है, प्राइस नंबर होगी,
टाइप स्ट्रिंग होगी नेम की, रिक्वायर्ड ट्रू होगा, प्राइस ट्रू, और ये डिस्क्रिप्शन इमेज सारी चीज़ें आ गई। आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। प्रोडक्ट स्कीमा से फिर हमें क्या बनाना होता है, मॉडल। तो इसने डायरेक्टली कर दिया, आप वेरिएबल बना के करना चाहते हैं या डायरेक्ट कर दें, रिटर्न आपकी मर्जी है। हाँ यहाँ पे बना लेते हैं फिर कांस्टेंट प्रोडक्ट पी बड़ा रखा, ये टेबल का नाम है, टेबल का नाम आप जो मर्जी रखते हो, प्रोडक्ट रख लो या प्रोडक्ट्स रख दो, प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिटर्न हो गए। हाँ अगर प्रोडक्ट रखेंगे तो टेबल में प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे ना, इसलिए मैंने प्रोडक्ट्स कर दिया। लेकिन ये एक को प्रोडक्ट ही रख दिया, या इसको भी प्रोडक्ट्स रखना है तो आपकी मर्जी है। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। ये वाला जो मोंगोज डॉट मॉडल में जो पहला पैरामीटर है ये है टेबल का नाम, और जो दूसरा पैरामीटर है वो स्कीमा है जो ऊपर डिफाइन किया है। वो इस नाम से टेबल बना देगा और उसमें ये वाला स्कीमा रख देगा। तो हमने इस नाम से टेबल बना के ये स्कीमा रख दिया है। अच्छा अब हमारा मॉडल भी बन गया है। अब उस मॉडल को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर में हमने मॉडल को पहले ट्राई कैच लगाएंगे। तो अगर तो नहीं आता तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो हमने एक स्टैंडर्डाइज रिस्पॉन्स बनाया हुआ था, उसमें क्या था, एरर इन केस अगर कोई एरर आता है, और स्टेटस था कि एरर आया, और एक डाटा आ जाएगा। अगर कुछ नहीं होता तो एम्प्टी रे हो जाएगी। क्या ख्याल है? अगर डाटा मिलता है तो फिर वो हम ऊपर वाले में करेंगे। उसमें क्या था, रिक्वेस्ट डॉट, हम यहाँ पे रिटर्न पहले फेच करेंगे प्रोडक्ट की मदद से। तो प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी, अवेट प्रोडक्ट डॉट मॉडल को इंपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट डॉट फाइंड, ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर देगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ठीक लग रहा है या प्रोडक्ट्स करना है आपकी मर्जी है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। जैसे बेहतर प्रोडक्ट्स था वैसे ये सारी की सारी फाइंड कर देगा। अगर कोई एरर आएगा तो कैच में चला जाएगा, और अगर प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं तो उसको हम रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न में क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट जैसा। अब हम देख लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं या नहीं। डेफिनेटली अभी तो हमारी प्रोडक्ट्स एम्प्टी होंगी क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट्स मिल जाएं तो, अभी हमने कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं की ना, तो एम्प्टी ही होंगी टेक्निकली। तो अभी इसमें हम ना, मुझे याद करिए कि हम वो भी लगाएंगे। अब क्या उसका नाम है ना, नहीं फाइल अपलोड भी लगा लेंगे। वो क्या कि जब फिल्टर करने के लिए ना, कि हम लॉट ऑफ पैरामीटर डिफाइन करें फिल्टर करते हुए, वो चीज़। तो प्रोडक्ट्स, सॉरी हमारा लोग ये नहीं है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट राउटर, इसमें फॉरवर्ड स्लैश गेट प्रोडक्ट्स चलना चाहिए। क्या ख्याल है? लोकल होस्ट, ये राउट नहीं बन रहा। लोकल होस्ट 8000 पे चल रहा है, ये देखो, रीस्टार्ट कर लें। HTTP लोकल होस्ट 8000 फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स। कंसोल तो आ ही नहीं रहा, एरर कुछ भी नहीं। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट का गेट आ रहा है ना, गेट, वो कह रहा है फाइंड नहीं हो रहा गेट। लेकिन हमारे पास सर्वर डॉट जेएस में, हमारे पास सर्वर डॉट जेएस में ये प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट, फाइल नहीं सेव की ना। एम्प्टी आ रहा है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्रिएट वाला करना है, यहाँ पे तो एक ही चलेगा ना प्रोडक्ट।
अब इसके प्रोडक्ट राउटर में आके एक और नया राउट बनाएंगे, डेट इज कॉल्ड क्रिएट प्रोडक्ट। तो उसको बनाने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में ये गेट का कंट्रोलर ऐसे चलेगा, क्रिएट का कंट्रोलर बना लेते हैं, कांस्टेंट क्रिएट प्रोडक्ट एसिंक रिक्वेस्ट, इसके अंदर ट्राई कैच, कैच में स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन एरर आ जाएगा इन केस एरर आ रहा है। और अगर क्रिएट करना है तो इसमें अगर आपने वैलिडेशन लगानी है तो शुरू में इफ़ लगा दें, अगर वैलिडेशन नहीं लगानी स्कीमा के साथ ही चलना है तो डायरेक्टली स्कीमा के साथ क्रिएट भी कर सकते हैं। कैसे, हमें हमारे पास आ रहा होगा, हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे न्यू प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट का जो हमारे पास मॉडल हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है वो यूज़ होगा, और उसके अंदर हमारे पास पैराम आ जाएंगे, नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, प्राइस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्राइस, डिस्क्रिप्शन और इमेज का जो यूआरएल है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये यूआरएल हम सेव करेंगे डीबी में, मैंने आपको बोला था इमेज सेव नहीं करते। अब ये नई प्रोडक्ट बन गई, वेरिएबल बन गया स्कीमा के रिलेटेड, ये हमने वैलिडेट किया है ना उसको। अच्छा, बाकी रिक्वेस्टों में हम ये न्यू वाला ऐसे सिंटेक्स क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि बाकियों में वैलिडेशन नहीं चाहिए होती है ना, डाटा गेट करना होता है या डिलीट या अपडेट, इसमें चूंकि वैलिडेशन चाहिए ना इसलिए हम ये वाला सिंटेक्स यूज़ करते हैं न्यू प्रोडक्ट वाला। ये क्या करता है, ये डाटा को वैलिडेट करके अगर इसमें कोई गलती इसको मिलेगी ना वो इधर ही क्रैश कर देगा और रिस्पॉन्स भेज देगा वापस। अब ये ओके है तो इसको सेव करना है, तो सेव कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का जो रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव, तो डाटा सेव हो जाएगा डीबी में, और हम जो है ना वो रिस्पॉन्स से भेज देंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो क्रिएट हुई है, जो प्रोडक्ट रिस्पॉन्स आया वो, और साथ में स्टेटस सक्सेस। ठीक है, तो ये चीज़ हम इधर हमने इसकी बना ली है। अब इसको हमने इस कंट्रोलर को जो क्रिएट प्रोडक्ट का कंट्रोलर बनाया है इसको रिटर्न करना है कहाँ पे, यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट, और इसको यूज़ करना है कहाँ पे, राउट्स में। एक नया राउट डिफाइन करना है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इसका मेथड क्या रखेंगे, पोस्ट, और इसका राउट क्या होगा, क्रिएट, और ऑथ वेरीफाई इसको चाहिए या नहीं, और साथ में गेट प्रोडक्ट, सॉरी क्रिएट प्रोडक्ट, वो मॉडल भी इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑथ वेरिएबल जो है ना इसको ऑथ वेरीफाई इसको चाहिए। तो अच्छा, ये इधर इसने लॉगिन रिक्वायर्ड कहा था पहले जो है ना, जो एरर आया था ना, लॉगिन रिक्वायर्ड का हल क्या है, हमारे पास लॉगिन का यहाँ पे थी, उसको दोबारा हिट करेंगे, यूज़र लेंगे और उसका टोकन कॉपी करेंगे और ऑथराइजेशन में जाके पास करेंगे। जैसे प्रोडक्ट के अंदर हेडर में जाके ऑथराइजेशन की और उसमें टोकन पास करेंगे तो उसको फिर भी कोई डाटा नहीं मिलेगा क्योंकि एम्प्टी था, लेकिन इसी से मिलता जुलता हमने क्रिएट की पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे और उसमें लोकल होस्ट प्रोडक्ट फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट और हेडर के अंदर ऑथराइजेशन और ऑथराइजेशन में टोकन। ठीक है, लेकिन अभी ये फेल करेगा क्योंकि हमें ये वाले पैराम जो है ना वो रिक्वायर्ड है, प्राइस वगैरह इमेज चीज़ें जो जो रिक्वायर्ड है, तो वो हम पास करेंगे कैसे, बॉडी में रा में जेसन, और यहाँ पे फिर हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे प्राइस था वो नंबर वैल्यू थी, नेम था प्रोडक्ट नेम, जैसे मे बी इमेज का यूआरएल, तो इमेज का यूआरएल तो हमारे पास नहीं है, वो पहले फिर इमेज का यूआरएल हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे करेंगे, हम यूज़ करेंगे क्लाउडनरी यूज़ के लिए, तो हम क्लाउडनरी पे जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, अगर ऑलरेडी नहीं है गूगल से लॉगिन करके
वैसे फ्रंट एंड से करना चाहिए ना। वो तो फ्रंट एंड अभी, लेकिन हमारा फ्रंट एंड नहीं बन रहा ना, लेकिन हमने एपीआई को टेस्ट तो करना है ना, यूआरएल चाहिए तो हम मैन्युअली इमेज, जैसे फायरबेस की स्टोरेज में हम यूआई से भी तो अपलोड कर सकते थे, तो क्लाउडनी से यूआई से भी कर सकते हैं और एपीआई से भी कर सकते हैं। अभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम यूआई से करके उसका यूआरएल ले लेंगे। तो एप्पल, उसकी पिक्चर हम डाउनलोड करके उसको फिर सेव करेंगे। सेव इमेज एज, और हम टीचिंग में, और इधर मैं रूट पे ही डाल देता हूँ, या रूट पे डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो नहीं है। तो ओके है, वो कह रहा है स्किप कोडिंग विद एपीआई एंड एसडीके, अगर आपने वो करना है उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है, और इन एक्टिव डिजिटल एसेट मैनेजमेंट चीज़ें स्किप। ये एपीआई फ्रंट एंड से भी अभी कर लेते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल इधर से सेटअप कर लिया। तो अब इधर मैंने अपनी क्या बनाना है, मीडिया एक्सप्लोरर पे जाऊंगा, और यहाँ पे कोई भी इमेज जो है, कुछ इमेजेस यहाँ पे पड़ी हैं पहले से, ये मेरी शायद पुरानी इमेजेस हैं या आज इसने क्रिएट की हैं, लेकिन मैं नई इमेज अपनी अपलोड करूँगा यहाँ पे। कैसे, ये जो इमेज है इसको ड्रैग करूँगा, इधर आ जाएगी, और फिर उसका मैं यूआरएल लूँगा। जैसे ये ओवर अपलोड हो गई इमेज, और डन। का यहाँ पे एक तो डाउनलोड का आइकन आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए था। यहाँ पे हमें चाहिए इसकी यूआरएल, डिटेल पे आ जाएगा। ये देखो, इसके साथ में वो सारी अपनी लैंग्वेज वाइज जो है वो अपलोड कैसे करना है सारा ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे चाहिए इसका यूआरएल। ओपन, एक साइड इधर आ रही होंगी सारी डिटेल, जो ये इसका पाथ है, ये यूआरएल आ रहा है ना, इस पे हिट करेंगे तो मिलेगी पिक्चर, मिल रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे और हिट करेंगे, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब टेक्निकली ये वाली इमेज यूआरएल जो हमने पास किया, ये हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम फ्रंट एंड से यूज़र से लेंगे, फिर क्लाउडनरी को देंगे, और क्लाउडनरी से फिर यूआरएल आएगा, वो यूआरएल फिर हम एपीआई को देंगे, फिर ये सेव होगा। ठीक है, अब हम ये हो गया, आईफोन 16 का क्रिएट कर लेते हैं, और प्राइस वैल्यू थोड़ी चेंज कर लेते हैं, और 14 क्रिएट कर लेते हैं। काफ़ी फ़ोन कर लिए हैं। अब गेट की रिक्वेस्ट में जाएंगे तो मिलनी चाहिए ना हमें प्रोडक्ट, वो जितने भी प्रोडक्ट मैंने क्रिएट किए हैं वो मिल रही हैं। अब अपडेट डिलीट तो कर लेंगे ना, इजी है ना वो, तो सिंपली बस कहाँ चेंज करना है, एक कंट्रोलर में नए फंक्शन बनाने हैं, अपडेट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट, उसको यहाँ से रिटर्न करना है, और यहाँ प्रोडक्ट राउट में आके उसके राउट ऐड करने हैं, बस। बाकी स्कीमा वगैरह चीज़ें तो बनी हुई हैं, वो यूज़ हो जाएंगी। अब एक चीज़ है कि इसको हमने ना गेट करते हुए इसमें हम और चीज़ें अब डालते हैं कि जो फैच हो रहा है ना, फैच, इस पर कंट्रोल और होने चाहिए, यानी सर्च वगैरह करना इसमें, और इस तरह के और कंट्रोल होने चाहिए कि अभी तो हम गेट कर रहे हैं ना, क्यूरीज की बेस पे फैच करना। तो मोंगोज फाइंड की जो चीज़ें हैं वो हमें चाहिए, यानी इसमें क्या क्या ऑप्शन है।
अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट नेम्ड जोहन हो और एट लीस्ट एज कितनी हो 80। तो उसका क्या तरीकाकार होगा, एज, और अगर आपने ग्रेटर देन या लेस देन चेक करना है तो फिर क्या करना है, अभी देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी है ना, तो इक्वल टू अगर उसके आगे ग्रेटर देन लेस देन चेक करना है तो फिर ऑब्जेक्ट उसमें वैल्यू। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब आप गेट कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, इसमें एक ऑब्जेक्ट आएगा, आप कहते हो कि नेम जो है ना वो हो आईफोन 16, एग्जैक्ट मैच हो गया। अब अगर आप कहेंगे कि जो इसकी प्राइस है ना, इसकी जो प्राइस है अगर मुझे एग्जैक्ट मैच करनी है तो मैं क्या कहूँगा, प्राइस कॉलन ये वाली वैल्यू। अब मैं कहता हूँ कि प्राइस जो है ना ग्रेटर देन या लेस देन 1000 हो या ग्रेटर देन 1000 हो, तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू आगे नहीं रखूँगा, फिर क्या रखूँगा, फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, उसमें फिर डॉलर साइन और उसमें फिर लिखूँगा ग्रेटर देन 1000। समझ रहे हैं, तो ग्रेटर देन 1000। अगर लेस देन करनी हो तो LT, लेस देन 1000। अब ये क्या करेगा, ये सारी वो प्रोडक्ट हमें फाइंड करके देगा जिनकी प्राइस ग्रेटर देन 1000 होगी। बात समझ आई है या नहीं आई? तो उसको हमने पैरम में डाल लिया है, ये उसकी पैरम जो है वो क्या होंगे। अच्छा, इसी तरह और कौन कौन से ऑप्शन है फाइंड में, नहीं ग्रेटर देन 1000 तो 1200 वाली भी बीच में आ जाएगी ना, फैच हो जाएगी ना। और कोई यूज़ केस बताओ, मतलब देखो कुछ भी यूज़ केस बताओ ना। जैसे अगर तो आप कहते हो कि वो प्रोडक्ट आए जिसकी प्राइस 1000 है, फिर तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, प्राइस इक्वल टू 1000, फिर वो एग्जैक्ट मैच करता है। अगर आपने उसको चेक करना है यार ग्रेटर देन हो लेस देन हो, ये चीज़ें चेक करनी है, फिर ये पैराम आएंगे। अच्छा, इसके और ऑप्शंस भी हैं, जैसे अब जैसे ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसका समझाओ कि इसका क्या मतलब होगा। सबसे पहले ऑक्यूपेशन को वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ऐसे ही है। फिर यानी नेम के अंदर अगर नेम के आगे कोई ऑब्जेक्ट हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं, फिर नेम डॉट लास्ट और उसका क्या होना चाहिए गोस्ट। वो ये क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 17, और ये क्या कर रहा है, लाइक्स। अगर लाइक्स की कोई अरे है, लाइक्स की बात कर रहा हूँ, इसका क्या बन रहा है, मतलब ये कौन सा पर्सन फाइंड करेगा जिसका ऑक्यूपेशन होस्ट होगा, जिसका लास्ट नेम घोस्ट होगा, जिसकी एज 17 से बड़ी होगी और 66 से छोटी होगी, और लाइक्स जो हैं वो इनमें से जो हैं बंदों ने लाइक इसको किया हो, टॉकिंग या इनमें से लाइक इसको मिला हो। इनका मतलब क्या है, इस यानी अगर कोई लिस्ट हम बनाते हैं ना, आगे रे बनाते हैं, उसमें से अगर आप फाइंड करना चाहें तो इनका ऑपरेटर यूज होता है। अच्छा, ये लिमिट क्या कर रही है, डॉट लिमिट, सॉर्ट सीक्वेंस चेंज करना कि ये पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। और सिलेक्ट, सिलेक्ट का क्या मतलब होता है, अगर मेरे पास कॉलम है 5, मैं सिर्फ 2 सिलेक्ट करना चाह रहा हूं तो सिलेक्ट कि नेम और ऑक्यूपेशन ही बस रिटर्न करेगा, बाकी कुछ नहीं रिटर्न करेगा, ये एग्जीक्यूट। तो ये चीज़ें हम इधर भी लगा सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन ये था, डॉट लिमिट 5 की हो, डॉट ये सारी ऑप्शन हैं इसके। उसके बाद सॉर्ट जो है करना है प्राइस पे, ठीक है, डॉट सिलेक्ट करना है 2 सिर्फ चीज़ों को। ये अभी सबको उसने कर दिया ना, अगर मैं नेम प्राइस करूंगा तो फिर क्या होगा, नेम और प्राइस सिर्फ रिटर्न हो गए, बाकी रिटर्न नहीं होंगे। सर ये -1 का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है?
ये अगर 1 लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में, अगर -1 लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ आ गई? तो यानी इसमें फाइंड में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो हमें डॉक्यूमेंटेशन से, जैसे मैं अभी आपको रीड करा रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये कह रहा है कि ये चीज़ एक्चुअली इसके इक्वल है, वो हमें पता ही है इसके इक्वल है। अच्छा, अब उसमें यानी और भी ऑप्शंस वो दिखा रहा है कि सॉर्ट कैसे परफॉर्म हो रहा है और ये सारी चीज़ें। तो ये हमने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है कि क्यूरीज चीज़ें जो है ना वो कैसे हो रही हैं, और बाकी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली हैं इसमें से। ये मैं इधर कमेंट कर देता हूँ इन केस अगर आपने, अगर हो सकता है ना आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें फिल्ट्रेशन करनी हो डाटा की, हो सकता है ना कि फ़िल्टर हो गए यार प्रोडक्ट जो हैं जिनकी प्राइस इससे इतने तक है वो आ जाएं। अक्सर मोबाइल फ़ोन जब हम देखते हैं तो उसमें आ रहा होता है ना रेंज इतने से इतने में आए, तो उसमें वो ग्रेटर दैन लेस देन वाला $साइन वाला सिंटेक्स यूज़ हो जाएगा। फिर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि ऐसी प्रोडक्ट जो इस पर्टिकुलर लोकेशन में अवेलेबल हों, प्राइस का आ रहा होता है, तो वो सारे फिल्ट्रेशन भी ना हम ये फाइंड के थ्रू मैनेज करेंगे। सही है? हाँ, वो लाइक से ही हो जाएगा ना, लाइक हमारे पास लाइक का एक होता है ऑपरेटर, अच्छा लाइक क्या करेगा कि अगर आईफोन के रिलेटेड कोई भी वर्ड सर्च होगा तो ये उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा। लेट्स सपोज अगर हम सर्च करते हैं इसको, अभी मैंने वैसे ये टेक्निकली ये जो वैल्यूज़ है ना ये पीछे से आनी चाहिए पैरम वगैरह के थ्रू, क्योंकि जो यूज़र सर्च कर रहा है उसके थ्रू होना चाहिए ना। तो हम इसको ले लेते हैं पैरम के थ्रू, तो कैसे आती हैं पैरम से वैल्यू? रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, क्यूरी कब आती थी? जब यूआरएल से पास करते थे ना वो चीज़, तो ये क्यूरी आ गई मेरे पास। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट में भी सर्च रख लेते हैं उसका नाम, तो यहाँ पे सर्च आ जाएगी और सर्च जो है वो इसके इस लाइक के इक्वल सर्च कर रख देंगे। तो अब हम सर्च भी कर पाएंगे इस प्रोडक्ट को, जैसा कि अगर हम यहाँ पे आते हैं ना प्रोडक्ट, अभी एम्प्टी आ रही है क्योंकि सर्च हमने पास नहीं किया, तो हम लिखेंगे सर्च इक्वल टू आई। नहीं, रिस्पॉन्स तो वैसे ही आएगा। मुझे देखना है वो लाइक का सिंटेक्स ना चेंज हो। मोंगोज लाइक ऑपरेटर कैसे यूज़ हो रहा है, रिजेक्ट से ये सिंटेक्स है, लाइक का ऑपरेटर इसमें नहीं है। स्टेटस सक्सेस आ रहा है, आई से वो मैच नहीं कर रहा। आईफोन नेम पे लगाया हुआ है ना हमने, वेयर नेम डॉट नहीं आएगा। स्टैटिक का मतलब कुछ भी मैच कर लो ना, कोई एक कैरेक्टर भी।
हमने जो सर्च किया है वो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ हमें क्यूरी में मिल भी रहा है या नहीं। आईफोन मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से आईफोन ही भेजा था, ठीक है वो तो मिल रहा है। ऐसा प्रोडक्ट नेम आईफोन के नाम से था कुछ है ना, लेकिन ज़ीरो क्यों भेज रहा है। अच्छा, इसका सिंटेक्स जो है मैंने जो फाइंड किया ना वो ऐसे है कि अगर आपने एक मतलब फाइंड करना है ना सिमिलरिटीज़ को, जैसे एप्पल की वर्ड मैच करे या कुछ फाइंड करे तो हमें ऐसे रिजेक्ट्स लिखना पड़ता है। उसका रिजेक्ट्स आगे उसका पैटर्न क्या होगा, ये एंड और फॉरवर्ड स्लैश एंड पे शुरू में इसका मतलब है कि कोई भी पैटर्न के साथ चल जाएगा, अंदर कोई भी आप वर्ड लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो या कुछ भी वर्ड इसके अंदर जो है ना हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे एप्पल लिखा, ऐसे अगर हम 16 लिखते हैं तो वो सिर्फ 16 को जिधर जिधर 16 आएगा उसको मैच करेगा, एक फाइंड करके दे देगा। अगर हम PH लिखते हैं तो जिधर जिधर PH आ रहा है उसको वो फाइंड कर लेगा ऐसे। तीनों में PH आ रहा था। इसी तरह अगर हम AP या कोई भी सीक्वेंस उसकी बना सकते हैं उस तरह से, फिर वो प्रोडक्ट फाइंड करके देगा। तो सिमिलैरिटीज़ ये सिर्फ सर्च यानी हमें इसे रिजेक्ट से मैनेज करनी पड़ेगी। बाकी फिर पैरामीटर जो है वो ग्रेटर दैन, लेस दैन और जो है वो इन का ऑपरेटर है और इस तरह के कुछ ऑपरेटर हैं जिनसे हम मैनेज कर सकते हैं। फिर लिमिट सेट कर सकते हैं, सॉर्ट सेट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कुछ हम सेट जो है। अब इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही? उसकी रीज़न ये है कि मैंने एंड पे देखो सिलेक्ट में क्या लिखा है, नेम और प्राइस। अगर मैं सिलेक्ट ख़त्म कर दूं तो
अच्छा, यहाँ पे समझ आया अब इसको हमने कैसे मैनेज करना है। उसके अलावा अब ये फिर सर्च को हम लगाएंगे यहाँ पे आपने फॉरवर्ड स्लैश के हाँ, यानी अगर आपने कुछ भी क्यूरी सर्च करनी है तो उसको हम फिर इस तरह से मैनेज करेंगे। अगर हमने जो भी लिमिट लगानी है, सॉर्ट लगाना है, फिल्ट्रेशन करनी है, वो फिर हम डायरेक्ट मैच से करेंगे। जिस भी चीज़ पे आपने सर्च करनी है उस पर आप ये रिजेक्ट्स ऐसे अप्लाई करेंगे। सर अगर वो फ्रंट एंड से आ रही है हाँ, उसके लिए फिर हम ये सर्च जो पैरम आ रहा है ना, इसके आगे हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे जैसे, और इसके ऊपर हमें ये देखो, अभी हमने सर्च में कुछ भी करोगे ना तो मैंने एक क्यूरी बना दी है सर्च की। इसमें आप लाइक एप्पल सर्च कर रहे हो या 16 सर्च करते हो, 16 जिसके अंदर आ रहा है वो आ जाएगा। आप कहते हो कि PH जिसमें हो वो आए, PHONE फ़ोन हो, तो फ़ोन तीनों में है वो आ रहा है। इसी तरह आप कहते हो कि 14 आए जिसमें सर्च क्यूरी सर्च हो 14 के साथ, वो 14 होगा तो वो वाली सिर्फ सर्च होगी। तो इसमें से कोई भी सिमिलरिटी यानी LE अगर आता है LE तो वो तीनों आएंगे क्योंकि तीनों में LE आ रहा है। तो इसी तरह अगर आप कोई नई क्रिएट कर लो जिसमें फ़ोन के अलावा कुछ हो, जैसे ABC हो, तो अब इसमें अगर आप ABC वाली नहीं आएगी ना क्योंकि वो है नहीं। अगर आप इसमें ABC सर्च करते हो तो अकेली वो आएगी। अगर आप iPhone सर्च करते हो सिर्फ तो फ़ोन में सारी फ़ोन वाली आ जाएंगी। ऐसे समझ आ रही है? तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं सर्च ऑपरेशन को। सर्च हो गया, लिमिट हो गया, सॉर्ट हो गया, सेलेक्ट हमने देख लिए। फिर इसमें इक्वल टू और चीज़ें यानी प्राइस, अभी तो हमने ये सर्च लगाया और साथ में आप एक और कंडीशन भी लगा सकते हो, नेम इससे मैच कर रहा हो एंड उसके अलावा जो है प्राइस जो है वो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो और 2000 से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉलर साइन लेस देन और उसको क्या मैनेज करेंगे, लेस देन हो 1 मे बी 2000 से। अगर इससे प्राइस नीचे है और नेम इससे मैच कर रहा है तो फिर वो सर्च करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे। तो फिर अगर एक और कंडीशन ऐड करनी है तो एंड, एक और कंडीशन ऐड करनी है तो एंड, इस तरह करके हम जितने चाहें इंक्रीज कर सकते हैं। यानी सिर्फ आपने इसके साथ ही प्ले करना है, जितना भी प्ले करना है फर्दर इसमें मज़ीद सर्च डालने के लिए, फ़िल्टर डालने के लिए, मल्टीपल ऑप्शन करने के लिए। अच्छा, ज़्यादा वैसे सर्च चलेगी, लिमिट सॉर्ट, लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेट्स सपोज अगर 10 लाख प्रोडक्ट्स हैं तो कट्ठी बगैर लिमिट के ले आएँ तो 10 लाख आ जाएंगे, वो सारा सिस्टम ही स्टॉप हो जाएगा। तो पेजिनेशन पास करनी पड़ेगी ना, लिमिट में वैल्यू आ जाएगी कि कितनी हमें वैल्यूज़ लेके आनी है, फिर वो उतनी वैल्यूज़ पास करेंगे, उतनी वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ है, इसमें एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आती है पेजिनेशन को हैंडल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पेजिनेट।
तो मोंगोज पेजिनेट वेरिएंट 2 ये वाला चल रहा है आजकल इसका। अच्छा, ये लाइब्रेरी क्या करती है, इसको हमने लगाना होता है स्कीमा के एंड पे, माई स्कीमा के साथ प्लगइन ऐड करना होता है इसका। फिर जब हम इसको गेट करते हैं ना, इसको हमने जब मतलब फेच वगैरह करना है तो फिर मॉडल डॉट पेजिनेट और उसके बाद फिर हम उसके जो भी क्यूरीज हैं वो हम चला सकते हैं। यानी ये मॉडल डॉट पेजिनेट का हमें फंक्शन जो है वो मिल जाता है अगर हमने मॉडल में ये वाला जो है वो प्लगइन मोंगोज पेजिनेट ऐड किया हो। इसकी काफ़ी ज़्यादा फिर क्यूरीज हैं ये सारी, जैसे ऑप्शन मॉडल डॉट पेजिनेट, उसमें आप ऑप्शन पास कर सकते हो, पेज इतने हों, लिमिट, ये सारी चीज़ें। तो लेट्स सपोज इसको हम क्विकली चला के भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे पहले प्रोजेक्ट में, npm इंस्टॉल मोंगोज पेजिनेट वर्जन 2। फिर उसने क्या बोला है कि आपने इसको रिक्वायर करना है, जिसको भी पेजिनेट करना है, लाइक आप प्रोडक्ट्स को पेजिनेट करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट के मॉडल्स में जाएंगे, इसको रिक्वायर करेंगे और प्लगइन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपका स्कीमा का नाम है प्रोडक्ट स्कीमा डॉट प्लगइन मोंगोज पेजिनेट, ये हो जाएगा। फिर जहाँ पे आप फेच कर रहे हैं ना, यानी रिटर्न कर रहे हैं डाटा, उसके लिए उसने यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है कि आप ये काम मॉडल डॉट, यानी जो भी आपका मॉडल है डॉट पेजिनेट, उसमें ऑप्शन पास करेंगे। ये इसको हम लेके जाएंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और जहाँ पे फेच कर रहे हैं, ये जहाँ पे ये सारी सर्चिंग वगैरह में लगा रहा था, यहाँ पे आएगा ये वाले ऑप्शंस। उसमें मुझे ये तो नहीं चाहिए, पेज 1 लिमिट 10 ये ऑप्शंस मैंने पास किए, और मॉडल डाल पेजिनेट आगे हम इसको चला सकते हैं। तो अवेट मॉडल का नाम क्या है, प्रोडक्ट डॉट पेजिनेट, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली हम उधर से हमें पैरामीटर मिल जाएंगे कि पेज 1 पास कर लेना है या पेज 2 लेना है, पेज और लिमिट। अब लेट्स सपोज मेरे पास हैं 100 प्रोडक्ट्स, तो कितने पेज बन जाएंगे? अगर लिमिट 10 की हो 10 पेज बन जाएंगे, अगर 15 की लिमिट हो तो कम होंगे ना। अगर 50 की लिमिट कर दें फिर 2 पेज ही बनेंगे। इस तरह से मैनेज होगा। तो अगर मैं इसको देखता हूँ इसका रिस्पॉन्स अभी क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आते हैं, ये देखो अब साथ में एंड पे अगर देख रहे हो ना तो एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं, 4। क्यों 4 हैं? क्योंकि वो उसकी मतलब अभी टोटल उसको कितने मिले हैं, 4 मिले हैं। लिमिट कितनी है, पेज कितने हैं, एक ही पेज है और वही पेज रिटर्न हो गया है। पेज काउंटर इतना है, हैज़ प्रीवियस नेक्स्ट वो चीज़ें ट्रू हैं या ना, प्रीवियस पेज नेक्स्ट पेज, वो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से लिमिट कर दूंगा 1 और मेरे पास कितने डॉक्यूमेंट हैं, तो पेज कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो यानी ये लिमिट और पेज से सारी चीज़ें चलेंगी। इसको मैं हिट करूंगा तो अब पेज कितने बन जाएंगे, 4। ये देखो पेज टोटल पेजेस हैं 4। अभी पेज नंबर में हम कौन से पे हैं, 1 पे हैं। अब हमने नेक्स्ट वाला पेज नंबर लेके आना है, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, पेज 2। पेज 2 करेंगे तो अगला डॉक्यूमेंट आएगा, पेज 3 करूँगा तो नेविगेट थोड़ी होगा, हमें एपीआई कॉल करनी पड़ेगी ना ये पैरम पास करके। तो अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट पास करता हूँ, प्रोडक्ट पेज लिमिट करता हूँ 2 की, तो कितने पेज बन जाएंगे, 4 डॉक्यूमेंट है ना, 2 पेज बन जाएंगे। और अगर मैं पेज 2 को एक्सेस करता हूँ तो क्या होगा, अगले वाले 2 आएंगे, लास्ट वाले 2 आएंगे, पहले वाले 2 नहीं आएंगे। अगर पेज 1 करता हूँ फिर एक्चुअली ये वाले पैरम हमें यहाँ से सर्च क्यूरी में से लेने चाहिए। देखो ना, पेज क्यूरी पेज में से लेने चाहिए, लिमिट भी और पेज भी, ताकि ये ऑप्शन इशू ही ना हो, या लिमिट फिक्स करनी है जो भी आपका चक्कर है। तो इसमें अगर हम पास करेंगे यहाँ से पेज
मैं कहता हूँ 1 वाला लेके आओ, लिमिट रखो 2 की, तो पहले वाले 2 आ जाएंगे, आईफोन 15 और आईफोन 16। अगर मैं पेज 2 लेके आता हूँ, लिमिट 2 की रखता हूँ, फिर कौन से 2 आएंगे? लास्ट वाले 2 आएंगे, तो अगला पेज आ गया। और अगर मैं लिमिट रख देता हूँ 1 की, फिर टोटल पेज हो जाएंगे कितने? 4 हो जाएंगे। अगर मैं लिमिट रख देता हूँ 10 की, फिर टोटल पेज कितने हो जाएंगे? 1 ही होगा और उसमें सारे एलिमेंट। अब पेज 2 भेजा है तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? पेज ही 1 ही है ना, तो 2 पेज तो है नहीं, तो पेज नंबर 1 भेजना पड़ेगा ना। तो अब ये वाले पैरा में हम फ्रंट एंड पे जो पेजिनेशन लगाते हैं ना टेबल के नीचे, ये वहां से वैल्यूज आएंगी ना और इधर जाएंगी एपीआईज में। फिर ठीक समझ आ गई? तो पेजिनेशन आपने क्वेश्चन किया, तो पेजिनेशन हम मैनुअली मैनेज नहीं करेंगे खुद से, हम ये मोंगोज पेजिनेट। फ़र्क ये है इसमें हमने काम क्या किया, प्रोडक्ट के मॉडल के अंदर गए हमने मोंगोज पेजिनेट v2 को इंपोर्ट किया है वेरिएबल के तौर पे, और इसका प्लगइन ऐड किया, प्रोडक्ट स्कीमा डॉट प्लगइन मोंगोज पेजिनेट। बाकी सारा कुछ सेम ही है, उसके कुछ भी नहीं छेड़ा। फिर जहाँ पे हमने अच्छा क्रिएट वगैरह राउट वो प्रॉपर चलेंगे बगैर प्लगइन को। अगर आपने प्लगइन यूज़ करना है तो फिर ये देखो प्रोडक्ट गेट के अंदर हमने क्या किया, जिधर हम प्रोडक्ट डॉट फाइंड लगा रहे थे वहाँ पे हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट डॉट। अब ये पेजिनेट का वेरिएबल हमें क्यों मिल रहा है, क्यों फंक्शन क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने उसको प्लगइन दिया हुआ है, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बाकी जो क्रिएट वगैरह करने वाले हैं वो सेम ही चलेंगी, क्रिएट करने वाली इसी तरह ही चलेंगी जैसे इधर चल रही है, यानी क्रिएट करने वाले में कोई वो नहीं होगा। इवन आपने प्लगइन लगा दिया है ना, तो क्रिएट वाला वैसे ही चलेगा, ABC2 ये वैसे ही चल रहा है। यानी प्लगइन अगर आपने यूज़ नहीं करना तो आप डॉट फाइंड भी कर सकते हैं, अगर आपने प्लगइन यूज़ करना है तो वो पेजिनेशन दे देगा, अगर प्लगइन नहीं करोगे तो वो नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं आप। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट राउट्स के अंदर प्रोडक्ट डॉट पेजिनेट, अगर आप पेजिनेट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप ऑप्शन यूज़ करेंगे उसमें पेज भी सेट कर सकते हैं, लिमिट सेट कर सकते हैं, वो हमने फ्रंट एंड से लेके क्यूरी में से इधर पास कर दी है कि कौन सा पेज नंबर और लिमिट कितनी सेट करनी है। अच्छा इसमें और भी ऑप्शन है मोंगोज v2 में, अगर देखें ना आप यहाँ पे ये लोकल्स भी सेट हो सकता है, इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं। इसके ऑप्शंस में जैसे कस्टम लेबल सेट करना है, ये देखो सिलेक्ट का ऑप्शन भी है कि कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सॉर्ट का ऑप्शन भी है, पॉपुलेट का ऑप्शन, लीन, ऑफसेट, लिमिट, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। रीड करना है सेकेंडरी को, टैग उसके मैच करने हैं, लेस देन ग्रेटर देन, इधर क्यूरीज भी हम पास कर सकते हैं। यानी जो काम हम फाइंड से कर रहे थे फिर वो हमें इस प्लगइन से करना पड़ेगा, क्योंकि फाइंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम पेजिनेट यूज़ कर रहे हैं वर्ड प्रोडक्ट। अगर हम डॉट फाइंड करेंगे तो फिर वो फाइंड वाली चीज़ें यूज़ होंगी, अगर डॉट पेजिनेट करेंगे तो फिर पेजिनेशन भी बीच में आ जाएगी। फाइंड से हम खुद भी पेजिनेशन बना सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये प्लगइन के अंदर सारा कुछ बना हुआ है, वो इवन तो देखो रिस्पॉन्स के अंदर ये चीज़ें मुझे सारी मिल रही हैं, टोटल डॉग चीज़ें ये वाली, ये हमने कीज़ क्रिएट तो कहीं नहीं की ना, ये सारा प्लगइन मैनेज कर रहा है खुद से। दोनों नहीं लगा सकते ना, वह 2 APIs लहदा बनाने, एक डॉट एक सादा फाइंड की, एक पेजिनेशन वाली। राउट तो बना सकते हैं ना जितने मर्जी, एक और राउट बना लें, एक फाइंड वाला एक वो। अगर पेजिनेशन वाला राउट कॉल करेंगे तो पेजिनेशन होके आएगी, अगर नहीं करेंगे तो सादा फाइंड वाला चल जाएगा। लगी होती है अगर बड़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, शुरू में तो 10, 15, 20, 30 हैं तो ज़रूरत नहीं है, अगर लाखों में प्रोडक्ट हैं फिर तो पेजिनेशन के बगैर काम नहीं होगा ना। ऑल सेट। अच्छा अब इसके अलावा ये रिस्पॉन्स क्लाउडरी का चीज़ें आ गई, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और अब क्या देखना है, अच्छा अब बैकएंड के कोड को हमें डिप्लॉय करना है। बैकएंड का कोड तो एक्चुअली सारा सेटअप ही ऑलरेडी,
तो डिप्लाई करने के लिए ना एक काम हमें करना पड़ता है, और वो ये है कि जो हमारी पोर्ट है ना, पोर्ट ये वाली, ये अभी हमने क्या सेट की हुई है, लेकिन जब हम डिप्लाई करते हैं ना तो पोर्ट हमें रैंडम मिलती है कुछ भी, तो हमें नहीं पता कि क्या पोर्ट है। वो नॉर्मली जब जिस भी क्लाउड पे हम डिप्लाई करते हैं ना, पोर्ट हमें मिल रही होती है process डॉट env डॉट पोर्ट के उसमें, तो हम कहते हैं या तो ये पोर्ट होगी या फिर तो अगर तो हमें ये पोर्ट का इन्वायरमेंट वेरिएबल मिल गया तो जो भी पोर्ट हमें मिली है वो हो जाएगी, अदरवाइज 8000। तो लोकल में हमारी 8000 चलती रहेगी और जो क्लाउड से मिलेगी वो ये पोर्ट हो जाएगी। तो अब अगर हमने इसको डिप्लाई करना है तो टेक्निकली हमें पोर्ट नंबर वहाँ से मिलेगी, वो एलोकेट हो जाएगी। बाकी सारा कुछ तकरीबन जो है ना वो सेम इसी तरह चलेगा जैसा हमारा है। हैं? नहीं, आईपी वो खुद ही देगा ना, क्लाउड देगा, हम थोड़ी देंगे। अब फ्री में नोड को डिप्लाई करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है। पहले हेरोको होता था हमारे पास, हेरोको ये वाला क्लाउड, ये ना फ्री में नोड डिप्लाई करने की ऑप्शन देता होता था, ये देखो ना नोड जेएस। लेकिन अब हेरोको ने ना पेड कर दिया, हम फ्री में डिप्लाई नहीं कर सकते हेरोको पे, रिसोर्सेज इसने पेड कर दिए। पहले फ्री वाला टायर था, अब फ्री वाले टायर में भी उसने कॉस्ट जो है वो इंक्लूड कर दिया। तो अब इसके अगेंस्ट एक और फ्री वाला ऑप्शन है, उसको हम बोलते हैं रेंडर। ये इस पे हम क्लाउड, इस पे हम डिप्लाई कर सकते हैं फ्री में। तो उसको करने के लिए आप इसके डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ से आप लॉगिन विद गूगल कर लें या गिटहब कर लें। अब ये पूछ रहा है स्टैटिक करना है या वेब सर्व, तो हमने वेब सर्च जो डिप्लाई करनी है। अब ये कह रहा है कि गिटहब से लेना है और गिटलैब से लेना है, बिटबकेट से लेना है, कहाँ से कोड उसने उठाना है, तो हम गिटहब से कहेंगे उठाना है। तो गिटहब के लिए वो फिर ऑथोराइज करेगा इसको, तो ये आ गया। अब इसमें से इस वाले यूज़र पे जाना है, सारी रिपोजिटरी की एक्सेस देनी है, तो इंस्टॉल। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो ये वाला प्रोजेक्ट हम क्विकली जो है ना इधर अपलोड कर लेते हैं ताकि हम उसको डिप्लाई कर सकें। तो github.com/, होपफुली मेरा यूज़र इधर लॉगिन ही होगा, न्यू आ जाएगा, और इसको बोल देते हैं Node.js प्रोजेक्ट। ठीक है, पब्लिक रखना है पब्लिक रख दें, प्राइवेट रखना है आपकी मर्ज़ी, मैं अभी पब्लिक रख रहा हूँ। और यहाँ पे हम अपनी ऐप को जो है क्विकली अपलोड कर देंगे इसके ऊपर। तो वो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Node.js के अंदर आके तो ये सारा कोड जो है ना वो एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पुश करना है। env के अलावा, env हम प्रोडक्शन में नहीं लेके जाते ना, इसके अलावा मैं क्विकली यहाँ पे आता हूँ और बाहर यहाँ पे एक नया नोड का प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसमें इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आगे git init, git add, git commit और Node.js इनिशियल प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसके बाद मुझे यहाँ पे ये रिमोट ऐड करना पड़ेगा, ऐसे ही है, ये रिमोट ऐड करूँगा, लेकिन मेरा यहाँ पे यूज़र डिफरेंट है, तो मैं इसका टोकन भी यहाँ से ले लेता हूँ पुश करने के लिए ना, टेम्परेरी तौर पे सेटिंग और डेवलपर सेटिंग, पर्सनल टोकन, एक टेस्ट टोकन न्यू जनरेट को बेटा पे चले गए, क्लासिक टोकन, टेस्ट टोकन, 7 days रेपोज, एक टोकन बन गया, इसको मैंने कॉपी किया है। यहाँ पे रिमोट ऐड करते हुए, अगर आपके पास कोई डिफरेंट यूज़र लॉगिन होता है ना, फिर हमें ये काम करना पड़ता है।
तो ये आ गया, इधर शुरू में पासवर्ड आ जाए, यूज़र नेम आ जाएगा डेव नवीद सर्वर, आगे पासवर्ड आ जाएगा, और गिट पुश ओरिजिन मास्टर। क्योंकि मेरे पास ना दूसरा अकाउंट मेरा लॉगिन है, तो इस पर मुझे पुश करना था या तो उसको लॉग आउट करता, तो मैंने टोकन सेट करके ना उसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। मेरा कोड यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें ENV नहीं आई, तो ENV मुझे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अपना नोड, इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास सारा ये नोड वाला प्रोजेक्ट आ रहा है, ये लोड होगा। यहाँ पे मुझे पूछेगा फ्री वाला मुझे सेटअप करना है, नोड सर्वर डॉट JS npm इंस्टॉल से चलेगा, लैंग्वेज चीज़ें ये डिफ़ॉल्ट सारा कुछ रहेगा। प्रोजेक्ट का पाथ अगर रूट डायरेक्टरी को सेट है, मेरे पास कोई नहीं है, दैट्स फाइन। यहाँ पे ये देख रहे हो क्या कह रहा है, ऐड फ्राम डॉट ENV, ऐड फ्राम इन्वायरमेंट, मैं ऐड फ्राम डॉट ENV कह देता हूँ, और मेरे पास डॉट ENV में जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऐड वेरिएबल तो 2 वेरिएबल वो खुद ही ऐड कर देगा। एडवांस सेटिंग में अगर कुछ हो तो सेट करना है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो डिप्लॉय सर्विसेज नहीं करना चाह रहा, पेड तो नहीं है, फ्री में भी हो जाता था इस पे हैं, रेंडर पे पहले तो फ्री में होता था यार। अच्छा, वो ये कह रहा है कि CLI यूज़ करनी पड़ेगी, रेंडर पे हो जाता है लेकिन CLI के थ्रू, तो हम CLI ट्राई कर लेते हैं, रेंडर CLI ब्रियो इंस्टॉल्ड रेंडर
अच्छा यहाँ पे कुछ डिप्लॉय हो तो रहा है, अब देखते हैं कि होता है या नहीं। फ्री में ना, रेलवे डॉट ऐप, इसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट कर लेते हैं। अच्छा फाइनली हमारा आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर वहाँ दरवाज़ा बंद करो उठ के ना, हाँ कोई और अंदर ना आए, थोड़ी देर ना स्पून से डिस्कस कर लें। अच्छा फाइनली ये डिप्लॉय तो हुआ है, मोंगोडीबी भी कनेक्टेड आ रहा है। ये मैं आपको ये इसलिए करा रहा हूँ, हो सकता है हैकाथॉन में आपको मदद मिले ना इससे, डिप्लॉय वाले से। तो रेलवे डॉट ऐप करके है कोई ये जो वेबसाइट जहाँ पे हम डिप्लॉय कर पा रहे हैं, तो ये इसके लॉग्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं अब ना इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट में। तो इसके अंदर जो है हमारे पास इसकी डिटेल में URL आ रहा होगा यहाँ पे, सेटिंग लॉग एक्सप्लोरर, नेटवर्किंग, क्रिएट डोमेन, कस्टम डोमेन, जनरेट डोमेन। चलिए कस्टम जनरेट डोमेन पे क्लिक करेंगे तो ये URL आ जाएगा, और इसको हिट करते हैं तो सर्वर इज रनिंग। तो अब अगर ये वाला हमारा URL है, अब Next.js की हमने कल ऐप जो बनाई थी उसको अगर मैंने इसके थ्रू चलाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये डिप्लॉयड URL के थ्रू चलाना है। तो उसके अंदर कहाँ पे प्रोजेक्ट था जो हमारा Next.js वाला, उसमें हमने बेस URL सेट किया था ना, तो बेस URL एक्चुअली ये वाला URL हो जाएगा। तो फिर भी बेस URL सेट करना पड़ेगा ना, तो बेस URL ये सेट हो जाएगा। रिएक्ट तो डिप्लॉय हो जाएगी ना फायरबेस वगैरह पे कहीं पे भी, और वर्सल पे फ्रंट एंड, तो बैक एंड इस पे हो जाएगा रेलवे डॉट ऐप। तो अब क्या होगा अगर हम इसको फ्रंट एंड को डिप्लॉय भी कर देते हैं, अगर फ्रंट एंड को डिप्लॉय करते हैं और बैक एंड ऐसे लोकल होस्ट रहता है तो कुछ भी API वाला काम नहीं करेगा। अगर हम इसको रिप्लेस करके ये कर देते हैं तो फिर API चीज़ें जो हैं वो वर्क करेंगे, क्योंकि अब डिप्लॉय URL हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप लोग भी इस पर डिप्लॉय कर लें, बट इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। रेलवे को लॉगिन करना है, साइन अप किया है, उसने कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह भी नहीं मांगा, और गिटहब के साथ कनेक्ट किया है। एक जो काम मैंने उसमें किया है ना वो था इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना ना, क्योंकि हमने ENV वगैरह नहीं पुश किए ना,
तो यहाँ वेरिएबल में जाके मैंने ये 2 वेरिएबल सेट किए हैं। ये तो वैसे पता नहीं, इसको तो डिलीट कर देना चाहिए, ये मेरा इसमें तो कुछ भी नहीं चल रहा ना। मैं दिखाता हूँ ये डिलीट कहाँ से होगा, पहले इसको देखता हूँ। डिलीट सर्विस, ये नहीं चाहिए ना मुझे। ये वाली इस पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे, सर्विस पे क्लिक किया, वेरिएबल पे क्लिक किया, तो यहाँ मैंने 2 सेट किए हैं, DB URI और ये। गिटहब पे करना है, सेटिंग में जाके ये देखो सोर्स रेपो कनेक्ट की हुई है। यानी जब आप रेलवे पे आके यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो पहले वो गिटहब से आपको कनेक्ट कराता है। गिटहब से कनेक्ट कराने के बाद फिर उसका सर्विस क्रिएट कर देता है। एक और जो काम मैंने किया है, यहाँ पे जाने के बाद ना सर्विस में, सेटिंग में, तो यहाँ पे नेटवर्किंग पे क्रिएट डोमेन का बटन आ रहा था, वो मैंने क्लिक किया तो फिर मुझे ये URL मिला है, पहले नहीं मिल रहा था। बाकी सारा प्रोजेक्ट सेम है, सिर्फ फ़र्क एक तो मैंने ये कोड चेंज कर ही दिया है, वो तो जो था server.js में चेंजेस लेके आने थे ना, उसके पोर्ट नंबर के, चाहिए इधर नहीं, इसमें था server.js में पोर्ट नंबर के आगे यहाँ process.env, ये नहीं करेंगे फिर नहीं डिप्लॉय होगा, ये करना ज़रूरी है, पोर्ट ये सेट करना। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ वेरिएबल में आके दोनों वेरिएबल सेट किए हैं। इन केस अगर आपने गिटहब पे .env अपलोड नहीं किया, अगर गिटहब पे कर दिया तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो टेक्निकली गिटहब पे करना नहीं है, तो वेरिएबल में आके इधर सेट करना है। हाँ, अगर .env भी गिटहब पे अपलोड कर दें फिर ज़रूरत नहीं है, अपलोड हो जाएगी वो तो, गिट इग्नोर में ना रखें तो फिर अपलोड हो जाती है ना। वो रिजेक्ट हो जाती है। बेहतर है कि मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे सेट करें, और सेटिंग के अंदर जाके नेटवर्किंग में जाके क्रिएट डोमेन का बटन आ रहा है, उसको ऑन करना ज़रूरी है। ये करेंगे तो फिर आपको ये डोमेन मिल जाएगी, इस डोमेन पे जाएंगे तो आपका सर्वर इज रनिंग आ रहा होगा। तो आप ये वाली डोमेन, अब ये वाले URL पे आप, हम प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट कर रहे थे ना, या गेट कर रहे थे, वो इससे भी हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स लॉगिन रिक्वायर्ड कह रहा है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करनी पड़ेगी। तो लॉगिन करने के लिए उसका राउट क्या था, ऑथ लॉगिन, और उसमें क्या पास करना था, ईमेल क्या थी याद है किसी को, abc@email.com, और पासवर्ड गेट नहीं है, पोस्ट है। ये यूज़र आ गया, टोकन आ गया, सर्वर के थ्रू क्रिएट हो गए। अब ये टोकन हम पास करेंगे इसी के अंदर। अब हमने प्रोडक्ट्स को फेच करना था, और ऑथराइजेशन हेडर में, ऑथराइजेशन में टोकन पास करेंगे, हिट करेंगे और गेट रिक्वेस्ट, तो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ऑल सेट। तो रेंडर पे नहीं चल रहा, मैं समझ रहा था रेंडर पे चलता है, लेकिन उन्होंने पेड कर दिया। पहले ये फ्री था रेंडर, पहले हेरोको फ्री होता था, फिर रेंडर फ्री होता था, उस पर करते थे, वो पेड हो गया। अब ये है कोई रेलवे डॉट ऐप ये भी हो जाएगा, तो कोई देखेंगे जब तक क्या सोल्यूशन है। लेकिन फिलहाल काम चल रहा है। तो लेट्स सपोज अगर आप अपना हैकाथॉन में प्रोजेक्ट बनाते हो नोड का, तो आप वो पहले से रेलवे पे डिप्लॉय वगैरह करके रख लें, ताकि आपको इजी हो, बस कोड चेंज हो और पुश हो जाए तो डिप्लॉय का लिंक आ जाएगा। और ये फ्रंट एंड पे हम लगाएंगे लिंक, फिर रिएक्ट में बनाते हैं तो उसके API कॉल। अब देखो ना, मैंने चला के दिखाया ना, ये सारी APIs मेरी, पहले हम लोकल होस्ट से फेच कर रहे थे, अभी हम डोमेन से फेच कर रहे हैं। डोमेन आगे प्रोडक्ट्स, अगर क्रिएट करनी है तो इसके आगे क्रिएट प्रोडक्ट आ जाएगा पोस्ट रिक्वेस्ट में।
वो एरर देगा क्योंकि हमने वैलिडेशन में पूरी की वो चीज़ें। तो सारी एपीआईज ऐसे चलती रहेंगी। इसलिए मैं कह रहा था कि ये हमने बेस यूआरएल को ईएनवी में इसलिए फ्रंट एंड पे रखा था। अगर आप देखें तो अगले वाले तो ये वही हैं जो पहले थे, लेकिन चेंज क्या हुआ है, जो लोकल 8000 था वो इस डोमेन से चेंज हो गया, तो वो वहाँ उसकी जगह पे ये डोमेन लगा देंगे तो सारी चीज़ें सारी चलती रहेंगी वैसे। सही है। अभी आप लोगों की असाइनमेंट ये है इस वीक की कि हमने क्या करना है, नोड जेएस की एप्लीकेशन बनानी है, टू डू वाली जो हम बना रहे हैं उसका प्रॉपर फ्रंट एंड बनाना है, उसको रेलवे पे ऐसे डिप्लाई करना है बैकएंड को, उसमें लॉगिन साइन अप ये सारी चीज़ें चल रही हों, और फ्रंट एंड उसका कंप्लीट करना है रिएक्ट में कर लें, नेक्स्ट में कर लें, जिसमें आपको इजी लगता है उसको करके उसको फिर हम कंप्लीट जो है वो बनाएंगे। उसके अलावा अब फाइल अपलोड करना है विद क्लाउडनरी, वो भी कर लेते हैं। अभी इतना मुश्किल नहीं है वो, यहाँ पे कोड उसने सारा दिया हुआ है लास्ट टाइम जब हमने देखा था ना एपीआई के साथ। क्लाउडनरी अपलोड इमेज रेस्ट एपीआई रिएक्ट, ठीक है। उसने कल प्रोजेक्ट हमें दिखाया था, क्लाउडनरी के ऊपर ही था ना वो, एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाए। हाँ जी, पता नहीं वो लोड नहीं हुआ था कुछ शायद इसलिए। अच्छा, क्लाउडनी डॉट वी2 ये तो बैकएंड से करने का तरीका है, फ्रंट एंड से करने का तरीका क्या है? कर्ल वाला इमेज अपलोड पोस्ट का मेथड है, और साथ में आपने ये सारे पैराम जो हैं वो पास करने हैं। इससे हम एक्सेस की रिक्वेस्ट लिखवा देते हैं। अच्छा जी, here is front end code to upload the image axios.post ये ऐसा क्यों लेना है हमें, डाटा टाइम स्टैम्प, डाटा सिग्नेचर, चाहिए। इसका कोड है एक्सियस के साथ ना, इसमें क्लाउड नेम हमें पुट करना पड़ेगा, और योर क्लाउड नेम, योर अपलोड प्रीसेट, बाकी कुछ इधर इंफॉर्मेशन आ रही है शायद, ये सारी हमें अपलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम अपलोड कर सकेंगे। ट्राई में क्या है, एक्सियस रिपोज फॉर्म डाटा यूजिंग एग्जांपल। अच्छा जी, फ्रंट एंड वाला कोड हमारा कहाँ है?
ये है, इसमें हमने कल एक किया था क्रिएट टू डू, इसी के अंदर लगा लेते हैं क्रिएट टू डू से पहले ना अपलोड इमेज। अच्छा जी, फॉर्म डाटा डॉट अपलोड और मेथड पोस्ट रिस्पॉन्स जेसन रिजल्ट डॉट सिक्योर रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, इसको अब हमने चीज़ें देनी है, फाइल, और फाइल हम रख लेंगे डेफिनेटली एक स्टेट बनाएंगे उसकी, सेट फाइल, और फाइल का यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं ये फंक्शन अपलोड इमेज यूजिंग क्लाउडरी। अपलोड इमेज यूजिंग क्लाउडरी के अंदर हम ये वाली जो है इमेज लगाएंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, और इसके अंदर हमने फॉर्म डाटा में फ़ाइल जो स्टेट में रखी है वो पेंड की है। अपलोड परसिस्ट अपनी फ़ाइल नेम देंगे, क्लाउड नेम देंगे, और फिर उसको अपलोड कर सकेंगे इस पर्टिकुलर कमांड से। ऑल सेट। तो अब हमें अपना अपलोड परसिस्ट ढूंढना पड़ेगा और क्लाउड नेम ढूंढना पड़ेगा, तो वो हमने लॉगिन किया था इसको। अच्छा, अब हमने फॉर्म डाटा का एक इंस्टेंस बनाना है, डाटा डॉट इंपेंड फाइल करनी है, अपलोड परसिस्ट प्रीसेट टू डू ऐप क्लाउड नेम, ये मैंने अपना क्लाउड नेम वहाँ से कॉपी किया है वो सेट किया है, एपीआई रिक्वेस्ट फैच के साथ मेथड पोस्ट और बॉडी डाटा के अंदर डाटा पास किया है। अभी जो मुझे कन्फ्यूजन हो रही है ना कि इसको हमने कोई भी की सेट नहीं की, टेक्निकली एपीआई की इसको देनी चाहिए ना ताकि वो अपलोड कर सके, बट हम ट्राई करते हैं कि एरर क्या देता है। लोकल होस्ट 3000 और उसका नाम क्या रखा था हमने, टू डू क्रिएट, टू डू हाइफन क्रिएट, क्रिएट हाइफन टू डू। अच्छा, इसमें हम टीचिंग में फाइल हमने चूज़ की है और ऐड टू डू पे क्लिक किया है। अच्छा, नेटवर्क रिक्वेस्ट में देखते हैं एरर क्या है, अपलोड परसिस्ट नॉट फाउंड, अपलोड प्रीसेट वो कह रहा है नहीं मिला उसको, तो टू डू हाइफन ऐप ओवर यूजर नेम फॉल्स यूनिक फॉल्स।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो हो गई है ना, कुछ करें तो हो ही जाता है। अच्छा, अब इसके कंसोल में हमें क्या मिला है, वो कंसोल कराया नहीं होगा हमने, रिटर्न ही गया है, कंसोल तो कराया ही नहीं है। अच्छा जी, दोबारा वही इमेज अपलोड कर देते हैं। ऐड टू डू रिस्पॉन्स के अंदर हमें ये सारी चीज़ें, एसेट फोल्डर नेम आ रहा है और ये यूआरएल आ रहा है, सिक्योर यूआरएल, इसको ये भी आ रहा है। वैसे इनमें से देख लेते हैं कौन सा चल रहा है। चल रहा है, ठीक है, यूआरएल चल रहा है। तो रिजल्ट डॉट, मैंने फोकस नहीं किया, उसका नाम क्या था, रिजल्ट डॉट यूआरएल। तो रिजल्ट डॉट यूआरएल प्रिंट करेंगे तो हमें यूआरएल मिल जाएगा। तो उसको हम कहीं पे स्टेट में रख लें, जो भी आपने करना है। इमेज अपलोड की, ये यूआरएल आ गया, इस पर हिट किया, प्रोडक्ट आ गया। अब ये वाला यूआरएल कहाँ पे चला जाएगा, एपीआई के अंदर चला जाएगा। तो ये यूआरएल मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, इसको हम पकड़ेंगे, नीचे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना ऐड टू डू में, यहाँ पे ऐड टाइटल इसके साथ, इमेज के साथ, वो यूआरएल भी चला जाएगा। ठीक है, ये कोड, ये फंक्शन बन गया एक। आप इसको बस यही सेम ही यूज़ हो जाया करेगा, बस दो चीज़ें चेंज करनी है, एक इसमें क्लाउड नेम है और एक इसमें अपलोड प्रीसेट है। ये इंपॉर्टेंट है, अपलोड प्रीसेट थोड़ा मुझे ढूंढना पड़ा था, वो कहाँ से मिला था, मैं तुम्हें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेन पे जाएंगे, सेटिंग आ रही होगी, मेन पे जाके सेटिंग पे जाके अपलोड प्रीसेट करके यहाँ पे एक मैंने क्रिएट कर लिया, आपने अनसाइंड क्रिएट करना है। ऐड अपलोड प्रीसेट, यहाँ साइंड को अनसाइन, यहाँ नाम रखना है, अगर कोई स्पेसिफिक फोल्डर सेट करना है वो करके सेव कर देना है, ये हो जाएगा। तो ये जो अपलोड प्रीसेट हमारे पास आ रहा है ये वाला, तो ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगी जो मैंने यहाँ सेट की है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, तो दूसरा जो हमें क्रिएट करना पड़ेगा वो है क्लाउड नेम, और क्लाउड नेम मुझे कहाँ से मिला है, अगर आप यहाँ पे आए ना, मीडिया एक्सप्लोरर, और यहाँ पे मेरे पास किसी भी इमेज पे क्लिक करें, जैसे इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लाउड नेम आ रहा था, कहाँ से निकाला था, इंटीग्रेट एसडीके, ये जो है @ से आ गया, ये हमारे पास क्लाउड नेम आ रहा है। यहाँ से क्लाउड नेम मिल जाएगा आपको, और वहाँ से प्रीसेट सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला कोड है जो हमें सेट करना है वो हो जाएगा। ये सारी फाइलें हैं, मैं चेंज इसको अपलोड कर देता हूँ। आप डोर ओपन कर दें ताकि बाकी बच्चे आ जाएं, उधर से डोर ओपन कर दूँ, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ ताकि आप उसको फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी हो जाएगा। हैं, कल आप लोगों ने बताना है, अगर आप कल नहीं आ रहे तो ऑनलाइन यार मुश्किल हो जाएगा, पुश कर दिया मैंने कोड। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।